हेलो एवरीवन। तो आज हम पैसेज देखने वाले हैं। कल कमेंट बॉक्स ने एक एस्पिरेंट ने कहा था कि 4 या 5 पैसेज आप डिस्कस कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं कल परसों तक डिसाइड करूँगी कि कितने करने हैं। बस मेरा मोटिव यही है यहाँ पे कि आपको लास्ट मोमेंट में ये पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए पैसेज सॉल्व करते टाइम पे, और हमारा टाइम कैसे होना चाहिए। ठीक है, देखो पैसेज स्टार्ट होते हैं कभी कभी शुरुआत जो होती है पैसेज के क्वेश्चन से होती है पेपर में, या कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको यूपीएससी इसलिए ऐसा पैटर्न देती है ताकि ना आप पैसेज सॉल्व करते करते आपका माइंड थक ना जाए। तो इसीलिए बीच बीच में मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसे सलग मतलब एक साथ ही पैसेज ही नहीं होते हैं। तो ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। जब भी आप पेपर सॉल्व करो रीजनिंग का, तो उस टाइम पे आप पहले पहले 4-5 पैसेज होते हैं, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के वो सॉल्व करें, फिर उसके बाद बट याद रखें जो आपको परफेक्टली पता है वही करना है। अगर आपको पता नहीं है और फिर भी सॉल्व करते बैठे हैं मैथ के क्वेश्चंस या रीजनिंग के, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। और वैसे भी पैसेज बड़े बड़े होते हैं तो टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है। तो प्रैक्टिस करिए, जो लैंग्वेज है पैसेज की उसको समझने की कोशिश करें। मैंने पहले यही बोला था, जो जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तभी भी मैंने ये बात बोली है। और पैसेज को इस तरह से डिवाइड करें ताकि वो समझ में आए, सेंटेंस वाइज डिवाइड करें ताकि वो समझ में आए। और जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो पैसेज थर्ड है, उसके वर्ड्स यहाँ पे मोस्ट की वर्ड जो होते हैं, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस पूछा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखोगे तो बेस्ट इम्प्लाइज, तो इसकी मीनिंग पता होना चाहिए ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे आसानी हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो हम पैसेज सॉल्व करते टाइम पे ये इसका मीनिंग समझेंगे, उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस में जैसे कि अभी देखो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन की बात की है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, रिवर्स एंड अदर वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड, मतलब इनको वेटलैंड्स को, रिवर को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए अंडर रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन मेंशन किया है या नहीं किया है पैसेज में, वो देखना है। अगर नहीं किया है तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज। क्या ऐसे बोला है पैसेज में कि इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए फर्दर ऑगमेंटेड के लिए? तो ये भी हम देखेंगे पैसेज में ऐसा है या नहीं है। सी ऑप्शन दे रखा है, वेटलैंड्स नीड टू बी री इन्फोर्स एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर। क्या वेटलैंड्स की बात हो रही है, वेटलैंड्स मेंशन भी है या नहीं है पैसेज में? तो ये कीवर्ड्स होते हैं जिसको पढ़ते टाइम पे हमें हाईलाइट करना होता है ताकि हमें आसानी से दिख के। वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री, नहीं ही होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, सो एज टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज और ओवर यूज़, ताकि उसका मिसयूज और ओवर यूज जो होता है वाटर का उसको हम रोक सके। तो क्या बिल्कुल इस तरह से बात की है। पैसेज का मेन थीम क्या है, पैसेज कहना क्या चाहता है, पैसेज का निष्कर्ष क्या है। जब हम एक स्टोरी सुनते हैं तो उसमें लास्ट में हमें यही पूछा जाता है ना, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। तो बिल्कुल जब भी आपको मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस की बात पूछी जाती है तब यही आपको निकालना होता है कि आपने इस पैसेज से क्या सीखा, आपको क्या सीख मिल रही है इस पैसेज से। तो बिल्कुल यही देखना होता है। और हमेशा मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस वाले क्वेश्चन में हमेशा जो ऑप्शन होता है वो बैलेंस वे में होता है। जैसे कि पैसेज में जो कुछ भी कहा है वो बैलेंस वे में होगा उस ऑप्शन में, तो ये देखना होता है। ठीक है, तो पैसेज पढ़ते हैं उसके बाद हम आंसर निकालते हैं। वैसे यहाँ पे कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर निकालना है ये देखना है हमें। यहाँ पे आंसर एक्चुअल में नहीं निकालना है, मतलब दिखाने के लिए आंसर नहीं निकालना है। तो देखो पैसेज में कहा गया है बिल्कुल यहाँ पे, वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनीज अराउंड वाटर इज दैट इट कम्स फ्रॉम रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स। जो वाटर होता है वो रिवर्स और वेटलैंड से आता है, ये वाटर का बिगेस्ट विडम्बना है, ऐसे बोल रहा है यहाँ पे। इट इज सीन एज डाइवर्स फ्रॉम देम, उससे फिर भी वो डाइवर्स दिखाई देता है। वाइल वाटर इज यूज्ड एज अ रिसोर्स, जबकि वाटर को एक रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। पब्लिक
पॉलिसी डज नॉट ऑलवेज ग्रास्प दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो इसको इस तरह से नहीं देखती हैं जिस तरह से ये नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट है। Efforts at engineering water system are thus efforts at augmenting water supply rather than strengthening the capacities of ecological system। ये बोल रहे हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम की जो कैपेसिटी होती है उसको स्ट्रेंथन करने की बजाय ये एफर्ट किस पे लगाते हैं, इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम पे, ऑगमेंटिंग वाटर सप्लाई पे ये ज़्यादा एफर्ट्स देते हैं, ऐसे बोल रहे हैं पैसेज में। जबकि वाटर जो है वो रिवर्स, मतलब ये नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम है ना, रिवर्स, वेटलैंड्स, तो ये मतलब जैसे कि यहाँ पे बोला गया है ये इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं तो इससे आता है, तो उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की बजाय हम किस पे ध्यान देते हैं, इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम पे, ऑगमेंटिंग वाटर सप्लाई पे, तो इस पे ध्यान देते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे सजेस्ट क्या कर रहा है पैसेज, मतलब पैसेज से सीख क्या मिल रही है कि हमें ज़रूरत है वेटलैंड्स, रिवर जो है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो कि ये नेचुरल, जबकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर इज़ यूज एज अ रिसोर्स की तरह यूज़ करते हैं हम उसको। तो देखते हैं हमारे आंसर। देखो मैंने जैसे बोला था रामसर कन्वेंशन की बात तो बिल्कुल नहीं की है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पे। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज, क्या मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत बोली है यहाँ पे, उन्होंने बोला है कि इसको स्ट्रेंथन करने के लिए एफर्ट्स लेने चाहिए, ले रहे हैं, जबकि इकोसिस्टम की जो कैपेसिटी होती है, मतलब इकोलॉजिकली जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की बजाय ये इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम को ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये बता रहे हैं। तो हमारा ये आंसर, तो मॉडर्नाइज करने की बात तो बिल्कुल सही नहीं है कि करना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देखो आंसर इस तरह से ही निकालना है हमें, जब एक्चुअल पेपर में इस तरह से आंसर निकालना है। वेटलैंड्स नीड टू बी रीइंफोर्स एज अ मोर दैन जस्ट ओपन सोर्स ऑफ वाटर, ये जस्ट ओपन सोर्स ही नहीं, इससे ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें इसको वेटलैंड्स को रीइंफोर्स करना है, जैसे कि मेंशन भी है वेटलैंड्स वर्ड, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन सही बनता है यहाँ पे। ये बैलेंस भी है, अगर आप समझोगे, आपको पैसे समझ में आया तो ये आंसर भी समझ में आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी आपको समझ में आएगा। वैसे हम डी बी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट सो एज टू प्रिवेंट इट्स मिस यूज़ और ओवर यूज़, क्या मिस यूज़ ओवर यूज़ की बात तो बिल्कुल पैसेज में नहीं की है, तो ये तो हमारा गलत बन जाता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो ऐसे आंसर निकाला जा सकता है, मतलब ऐसे आंसर निकालना चाहिए, तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है कि पैसेज आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, बेस्ट इम्प्लाइज, मतलब पैसेज सबसे ज़्यादा अच्छा क्या सजेस्ट कर रहा है, इस पैसेज से क्या प्रतीत हो रहा है हमें, ये देखना है। तो देखो पैसेज तो पहले हम ये फोर्थ पैसेज है और यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, यहाँ पे बोला है डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज, आपकी रिस्क कम हो जाएगी अगर आपने अलग अलग एरिया में आपका असेट इन्वेस्ट किया तो, और इससे रिस्क भी मिनिमाइज होगी, ऐसे बोला है यहाँ पे। बी बोल रहा है रिस्क टेकिंग बिहेवियर शुड बी अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी, क्या पर्सनैलिटी की बात कह रहे हैं, क्या पर्सनैलिटी की बात हो रही है, ये भी देखना है हमें। इफ़ यू वांट टू जनरेट वेल्थ, अगर आप वेल्थ जनरेट करें, क्या ये वेल्थ जनरेट करने की बात कर रहे हैं पूरे पैसेज में, तो ये भी देखेंगे। वेल मेकिंग इन्वेस्टमेंट फाइंड अ ट्रस्ट वर्दी असेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, असेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने की बात हो रही है पैसेज में या नहीं हो रही है, ये भी देखेंगे। यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज़ अ रिस्की बिजनेस, ये क्या बात हो गई, फिर भी देखते हैं हम पैसेज में क्या बोला गया है। तो देखो फोर्थ है यहाँ पे पैसेज है, एसेट एलोकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब जो एसेट हम एलोकेट करते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये बता रहे थे। वी विल एवर मेक एंड सैडली मोस्ट ऑफ अस डू नॉट गिव दैट डिसीजन द इम्पॉर्टेंस इट डिजर्व, जितना उस डिसीजन को इम्पॉर्टेंस देना चाहिए उतना हम देते नहीं हैं, ये बता रहे हैं यहाँ पे। वी आर एडमंट अबाउट सीकिंग प्रेडिक्टेबिलिटी विथ आवर फ्यूचर, हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा यही प्रेडिक्ट करते रहते हैं। वी टेंड टू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग
इन रिस्की एसेट एज एक्सट्रीमली वोलाटाइल एंड वैल्यू इरोडिंग। अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया और उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी या वोलाटाइल हो सकता है शायद, इस तरह से सोचने लग जाते हैं। We also dislike fluctuating returns and loss of control of investment। शायद हम ये भी सोचते हैं कि हमने जितना इन्वेस्ट किया है वो डूब ना जाए या लॉस ना हो जाए, तो ये भी सोचते रहते हैं। We think our money is best left idle, unproductive but safe। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हमारे एसेट से कुछ हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तब भी ठीक है, लेकिन हमारा एसेट तो सेफ है ना, तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से करते रहते हैं। देर इज़ नो एसेट दैट इज़ रिस्क फ्री। तो ये बता रहे हैं कि कोई भी एसेट रिस्क फ्री नहीं होता है। वी कुड लूज आवर जॉब्स, आवर होम्स कैन लूज वैल्यू, आवर बैंक्स कैन गो बैंकरप्ट, आवर बॉन्ड्स कैन डिफॉल्ट, द गवर्नमेंट कैन कोलैप्स एंड कंपनीज वी चूज फॉन्डली मे सीज टू एग्जिस्ट। मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सोचा कि हमारी जॉब जो है वो परमानेंट है और किसी दिन चली जाए, हो सकता है ना ऐसे भी, या हमारा होम भी किसी दिन हम उसको खो दे सकते हैं, मतलब हमारे घर को भी हम खो दे सकते हैं। और या जिस बैंक पे या जिस कंपनी में हम ज़्यादा ही विश्वास रखते हैं और उसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो एक दिन सीज भी हो सकती है। तो ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, ये बता रहे हैं। कैन का मतलब यही होता है ना, पॉसिबिलिटी दिखाना फ्यूचर की। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। But we cannot live life assuming that all these extreme events are waiting to happen। तो हम ऐसा सोच के तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते ना कि हाँ क्या पता हम कल मर जाएंगे तो क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरह से थोड़ी सोचा जा सकता है। हम तो हमेशा आशावादी लोग होते हैं ना, कि हमेशा होप रख के ही हर चीज़ करते हैं। इवन हमें पता है हम मतलब ये बता रहे हैं, जस्ट पैसेज में नहीं बोला है, हमें पता है कि एक दिन हम मरने वाले, फिर भी हम इस तरह से जीते हैं कि जैसे परमानेंट है यहाँ पे। मतलब जिस तरह से आज के टाइम पे हम देखो अर्थ को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, कितना पोल्यूशन हो रहा है, सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वार्मिंग इतनी हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्या लोगों का बिहेवियर बदल रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन पता है इससे हार्मफुल है, फिर भी लोग चीज़ें यूज़ करना छोड़ते हैं। लोग एसी, फ्रिज, इवन व्हीकल्स ये यूज़ करना छोड़ रहे हैं। बल्कि लोगों को मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हम इन चीज़ों में घूमते हैं, ये चीज़ें हमारे पास है। बल्कि वो तो मतलब जीवन के लिए हार्मफुल है, फिर भी हमें प्राउड फील होता है। जस्ट ये बताने की बात है। तो ये वही बता रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे आर्गूमेंट करके, मतलब अज्यूम करके हम लाइफ नहीं जीते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में, है ना। एंड ऑल दैट द सेम टाइम्स। तो ये बोल रहे हैं कि ऑल दीज एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ रिस्क वी नो, हमें पता है कि ये सब हो सकता है, एक्सट्रीम हो सकती है, विल नॉट मैनिफेस्ट एट द सेम टाइम। फिर भी हमें ये मैनिफेस्ट नहीं करनी चाहिए सेम टाइम पे। तो ये बता रहे हैं, पूरे पैसेज में यही बता रहे हैं कि ठीक है रिस्क तो होती है हर चीज़ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए उसके लिए अच्छा खासा डिसीजन लेना चाहिए वो लेते नहीं है। बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये बता रहे हैं पूरे पैसेज में। तो सजेस्ट क्या हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन में देखना है, हमें ढूंढना यही है। जब अगर आपको पैसेज समझ में आता है तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो इन्होंने पर्सनैलिटी की बात तो बिल्कुल नहीं की है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं बनता है। मैं जस्ट एलिमिनेट कर रही हूँ यहाँ पे। वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट फाइंड ट्रस्टवर्दी एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी बात नहीं बोली है इन्होंने। बोला है इनका पूरा एक ही इसमें समराइज़ कर देती हूँ। इनका कहना यही है कि जो भी आप आपका एसेट एलोकेट करते हो तो उसको प्रॉपर डिसीजन लेके उसको इन्वेस्ट करो, इस तरह से कहना है इनका। ना कि फ्यूचर में क्या होगा, ये होगा या ऐसे होगा, इस तरह से सोच के मत करना। बिल्कुल प्रॉपर सोच समझ के आपका एसेट जो है वो इन्वेस्ट करना, उससे क्या होगी, जो रिस्क होती है वो कम हो जाएगी। ये बताया पूरे पैसेज में उन्होंने। तो ये बिल्कुल ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टवर्दी एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने की क्या ज़रूरत है, ये भी नहीं बोला है उन्होंने, तो ये भी नहीं है। और यहाँ पे डी यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग योर मनी इज़ अ रिस्की बिजनेस, ये तो कोई छोटी सोच वाला ही ऐसे बोल सकता है कि तुम्हें नहीं पता होना चाहिए क्या तुम्हारा जो जहाँ पे इन्वेस्ट करोगे वो रिस्की ही होगा। ये तो कोई बेस्ट इम्प्लाइज नहीं हो सकता है।
एकदम एक्सट्रीम हो गया ना ये, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता आंसर। हमारा आंसर अगर देखा जाए तो यही आंसर है, डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज। तो आपका जो एसेट है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मतलब अलग अलग इसमें आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि उससे क्या होगा, आपकी रिस्क जो है वो कम हो जाएगी। अगर इकट्ठा ही करके रखोगे तो ना बेनिफिट होगा, ना प्रोडक्टिव होगा वो एसेट, ना ही कुछ मिलेगा उससे। तो और हो सकता है क्या पता कि फ्यूचर में आपकी बैंक जिस पे आप इतना ट्रस्ट करते हो तो वो बैंकरप्ट हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है ना। इसीलिए अलग अलग इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूट योर वेल्थ अक्रॉस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स सो दैट योर रिस्क वुड बी मिनिमाइज। तो यही इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पे, यही सजेस्ट कर रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बनता है। थोड़ा सा इसमें आपको लग सकता है, लेकिन आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि पर्सनैलिटी की बात तो बिल्कुल नहीं हो रही है यहाँ पे, ना ही एसेट जनरेट करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे ट्रस्टवर्दी एसेट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने की तो बात बिल्कुल नहीं की है इन्होंने, ये तो एक्सट्रीम ही हो जाता है। तो ये समझने की बात है, अगर पैसेज में ये बोला गया है तो फिर सही हो सकता है, अगर ये पैसेज में मेंशन ही नहीं है कहीं पे भी तो फिर ये कैसे स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। तो यही समझाने की कोशिश है मेरी आपको, और मेरी भी इसमें प्रैक्टिस होगी, आपको भी फ़ायदा ही होगा बिल्कुल। देखो ये 2020 का पेपर है, जिस टाइम पे मैंने ऐसे ही कुछ लोगों का सुना था कि ऑप्शन, सिर्फ ऑप्शन देख के आप आंसर निकाल सकते हो, इस चक्कर में मैंने आंसर गलत करके आ गई थी। सी ऑप्शन किया था मैंने एक्चुअल पेपर में, और बहुत गंदे मार्क आए थे, मैं बताना भी नहीं चाहूँगी। बहुत बहुत मतलब इवन मुझे लगता है कि 10th वाला बच्चा भी अच्छा परफॉर्म कर लेता मुझसे। इतना बेकार किया था मैंने। तो बिल्कुल ऐसे मत करिए, प्रॉपर पढ़िए समझिए, उसके बाद आपका आंसर निकालिए। बिल्कुल सिर्फ ऑप्शन देख लिए और आंसर निकाल लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जब आपने कंटिन्यूसली हार्ड वर्किंग के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, या आपको सिर्फ देखते ही आंसर पता चल जाता है, तो वो बात अलग है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन जो मेरी तरह नॉर्मल है, जिनका मेरा साइंस बैकग्राउंड है, उसमें मेरा मैथ नहीं था बिल्कुल, मैं बायो साइड की स्टूडेंट हूँ, मतलब मेडिकल फील्ड की स्टूडेंट हूँ, तो इसीलिए मेरा मैथ नहीं था। तो मैं तो पूरा मेरा कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और कुछ मैथ के चैप्टर्स हैं जो मुझे आसान लगते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, और ये इसी पे मेरा फोकस रहता है। तो होप कि आप भी ऐसे ही करें, और सिर्फ पहले हम पैसेज ही सॉल्व करेंगे, सारे पैसेज शुरू में सॉल्व करते मत बैठिए। इससे क्या होगा, जो आपके रीजनिंग के, जो मैथ के आपको क्वेश्चंस आते हैं वो रह जाते हैं, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। जिन रीजनिंग के और नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, तो जैसे बीच बीच में आते हैं वो, तो उनको भी सॉल्व किया करें। एकदम से सिर्फ पैसेज ही सॉल्व मत करते बैठिए, क्योंकि पैसेज को बहुत टाइम लगता है। तो एक्यूरेसी आनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट होता है मैथ में। वैसे तो हमें बोला जाता है कि 29 क्वेश्चन ही सही करने, ताकि हमारा सीसैट क्वालिफाई हो, बट कभी कभी ये भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको अच्छे से बनाइए, कैसे सॉल्व करना है देखिए, 1-2 बार सॉल्व करके देखिए, पेपर लगा के देखिए कि हाँ बिल्कुल इस तरह से जाना है हमें, या टाइम में हो रहा है नहीं हो रहा है हमारा, ये भी देखना है। ठीक है, बस यही बताना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगी कि हम 4-5 करें, ताकि प्रीलिम पास आ रही है, तो इसीलिए मैं करती हूँ कोशिश। तो देखेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।